दोस्तों नमस्कार। चंद्रबाबू नायडू चुनौती हैं या विकल्प हैं? यह सवाल दिल्ली के सामने बार बार गहराता जाता है और दिल्ली की अपनी राजनीतिक लकीर तो बहुत साफ तौर पर रही है। जो भी एनडीए के साथ खड़ा हुआ उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू उस जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां पर वो अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो विपक्ष उन्हें लपकने के लिए तैयार होगा। और जो कमाल आंध्र प्रदेश के भीतर चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं उसमें बड़ी पूंजी, बड़ा सहयोग मोदी सरकार का है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं या बीजेपी के हाथ में आंध्र प्रदेश में कुछ भी नहीं है। तो इसके मतलब और मायने क्या होंगे? क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू को अल्टीमेटम है? एक एक करके सब ढहते चले गए, अब नंबर आपका है? या फिर चंद्रबाबू नायडू को यह अल्टीमेटम है कि दरअसल आप उस राजनीतिक दिशा में कभी ना बढ़िएगा और हम आपको कमजोर करने की दिशा में कभी भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले के जो हश्र भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने एक वक्त अकाली दल को साथ लिया, तब बादल बड़े नेता होते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म और उससे जुड़े 3 कानून आए तो अकाली दल ने विरोध किया और उसको एक झटके में झटक दिया गया। दूसरी परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर आई जब शिवसेना ने चाहा, उद्धव ठाकरे ने चाहा कि वो सीएम बने और बीजेपी उनके पीछे खड़ी हो जाए। बीजेपी ने मना किया, शिवसेना को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। दूसरे हिस्से को कुछ दिनों तक यानी एकनाथ शिंदे को कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय वो मंत्रालय जिसके आश्रय बड़ी पूंजी बनाई जा सकती है। और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों में एक बड़ा व्यापक अंतर इसी राजनीति के आश्रय आ चुका है जहां पर बीजेपी अब इस हकीकत को जानती है मराठी मानुष की राजनीति अब महाराष्ट्र में नहीं चलनी चाहिए। जितना पैसा होता है फूंका जाए, और किस किस तरीके से फूंका जाए बताएंगे आपको। लेकिन एकनाथ शिंदे इन सब के बीच अलग थलग है। तीसरा नंबर नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यह कल्पना नहीं बल्कि मौजूदा वक्त की हकीकत है। क्योंकि जैसे ही गृह मंत्रालय उनके हाथ से छिना उसके बाद बिहार के अलग अलग शहरों में बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। हमारी टीम ने बतलाया कि सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय, बिहार शरीफ, इन तमाम जगहों पर और खास तौर पर समस्तीपुर में जो रेलवे स्टेशन से सटे जो माल गोदाम चेक के करीब, जो चौक के करीब जो अतिक्रमण था, उसको बुलडोजर के जरिए शुरुआत में खाली कराकर यह मैसेज साफ दिया गया, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ रहे, जो साथ नहीं है वो साथ आ जाए। क्योंकि अब सत्ता बदल चुकी है, ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। नीतीश कुमार लाख चाहें लेकिन वो फिलहाल सिर्फ एक चेहरा भर है। यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर की टूट भी बीजेपी के हाथों में रेंगती है। और सरकार कैसे चलानी और आने वाले वक्त में किस वोट बैंक को कैसे साथ लेना है, इसके भी पासे लगातार अब बिहार में फेंके जा रहे हैं। तो अगला सवाल क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू का होगा या चंद्रबाबू नायडू को अल्टीमेटम दिया जा चुका है? क्योंकि 240 के आंकड़े पर जब बीजेपी खड़ी थी उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू ये लगातार चाहते थे कि दिल्ली उन्हें मदद करे। दिल्ली ने मदद की। तब से लेकर अब तक यानी तकरीबन साल नहीं 1.5 साल बीत चुके हैं। लगभग 1,40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम आंध्र प्रदेश पहुंची है। अमरावती और विशाखापट्टनम की स्थिति बदल चुकी है। वहां पर जिस तरीके से जो इंडस्ट्री है, जो स्टार्टअप है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र है, जो भूमि अधिग्रहण का जिक्र है, जो नई इंडस्ट्री, नई इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, उन सब की तस्वीर नजर अब आने लगी है। और शायद यह परिस्थिति डराती है दिल्ली की सत्ता को। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि राजनीतिक तौर पर ताकतवर चंद्रबाबू नायडू को क्या दिल्ली डिगा पाएगी? और चंद्रबाबू नायडू जिस रास्ते पर चल निकले हैं उस रास्ते से भटकाने का मतलब होगा चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्तों पर तो साथ नहीं छोड़ेंगे।
इन दोनों परिस्थितियों के बीच हमें लगता है कि शुरुआत में एक हकीकत जान लीजिए। इससे पहले जगन रेड्डी जब थे उनको 50% तक वोट मिला था और इस बार चंद्रबाबू नायडू को 45% वोट मिला। जब जगन रेड्डी हुआ करते थे बीजेपी की मौजूदगी 1% से भी कम वोट पर टिकी हुई थी। जब चंद्रबाबू नायडू आए तो बीजेपी की परिस्थिति लगभग 3% तक पहुंची है। लेकिन बावजूद इसके जो बिहार का खेल हुआ और जो 2024 को लेकर विपक्ष शिकायत कर रहा है कि दरअसल वोट चोरी का मामला है, ये तमाम परिस्थितियां गाहे बगाहे होते होते आंध्र प्रदेश की चौखट पर अब खटखटाने लगी है कि एसआईआर तो वहां भी होगा। आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होंगे, आप जो भी कर लें, आप हमारी शर्तों पर रहें, हमारे अनुकूल रहें या ना रहें, लेकिन कभी भी किसी भी क्षण आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्योंकि आपके पैरेलल में एक जगन रेड्डी जो खड़े हैं उनका भी वोट परसेंटेज कोई कम नहीं था। वह भी लगभग 39-40%, 39-40% के बीच में थे। हालांकि उन्हें सिर्फ 11 सीट मिली, लेकिन दूसरी तरफ 6% ज्यादा चूंकि चंद्रबाबू नायडू थे तो उन्हें 135 सीट मिल गई, यानी एक झटके में 23 सीट से पहुंच गए 135 सीट पर। और इन सब के बीच दूसरी पार्टी जो जेएसपी है, जो पवन, उन्हें साथ बीजेपी लेकर चलती है, तो कोई भी खेल कभी भी हो सकता है। यह मैसेज बहुत साफ तौर पर आंध्र प्रदेश के भीतर है। लेकिन जो पहला सवाल हमने शुरू में किया, चंद्रबाबू नायडू कहीं विकल्प तो नहीं बन जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू के एक भाषण का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। उससे आप पता चल पाएगा कि दरअसल वह जिस दृष्टि से डेवलपमेंट चाहते हैं उसके मतलब मायने क्या होंगे। We are focusing futuristic sectors. You are watching us now. AI, artificial intelligence, data center, quantum computing, space, aerospace, drone, semiconductor, and defense in a big way. If you can imagine, today all houses are able to produce energy, green energy. Rayalaseema, where you are studying now, solar, we are very strong. Wind, powerful wind here. And also pumped storage, we are very strong. Battery rates are coming down. तो क्या चंद्रबाबू नायडू के काम करने के तरीके मौजूदा वक्त में बीजेपी या कहें मोदी के सामने उन्हें कहीं विकल्प के तौर पर रख रहे हैं, इसलिए घबराहट है? या इससे हटकर एक दूसरा सवाल भी है। जो राजनीतिक बिसात इससे पहले महाराष्ट्र में बिछाई गई, वही राजनीतिक बिसात कहीं आंध्र प्रदेश में भी तो नहीं चल निकलेगी? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आंध्र की तुलना में महाराष्ट्र आर्थिक तौर पर नंबर 1 है और शिवसेना बीएमसी पर कब्जा किए हुए है। बीएमसी पर कब्जा बिना एकनाथ शिंदे के नहीं होगा, यह एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति में लगता है। लेकिन सच क्या है? सच बहुत साफ है। बीजेपी की बिसात या कहें दिल्ली की सत्ता की बिसात खुले तौर पर यह चाहती है कि शिवसेना के दोनों गुट जो हैं वो बाला साहब ठाकरे या मराठी मानुष की राजनीति में उलझ कर रह जाए, क्योंकि इन सब के बीच जितना पैसा महाराष्ट्र में लग रहा है, जो डेवलपमेंट कार्य महाराष्ट्र में कराने की दिशा में बीजेपी बढ़ रही है, उसकी अगर दिशा को पकड़े तो उसमें पहली लाइन में ही यह बात बहुत साफ होगी। एक वक्त मुंबई गुजरात का हिस्सा होगा या महाराष्ट्र का हिस्सा होगा, इसको लेकर लड़ाई चली थी, संघर्ष हुआ था, आंदोलन चला था और तब बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुष का जिक्र किया था। मौजूदा वक्त में एक बार फिर गुजरातियों का पैसा, उनकी प्रमुखता, उनके द्वारा किया जा रहा अलग अलग योजनाओं पर खर्च, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के भीतर जमीन पर कब्जा किसका है? शायद एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय में बैठे हैं उनके अधीन सारी चीजें होंगी, लेकिन जब इसके भीतर घुसिएगा तो समझ पाइएगा कि दरअसल बीजेपी की बिसात में सिर्फ और सिर्फ
राज्य की राजनीति को अपने अनुसार हाँकना नहीं होता है, बल्कि नेताओं को पैसों के आश्रय खरीदना भी होता है और पैसों पर टिकाकर राजनीति में हाशिए पर ढकेलना भी होता है। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर रीडेवलपमेंट को लेकर जो मोहर लगाई गई कैबिनेट मिनिस्ट्री में, उसमें बहुत साफ है कि महाड़ा की कॉलोनी, जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउसिंग कॉलोनीज है, उसमें अगर 20 एकड़ या उसके ज्यादा की जमीन पर जो भी कॉलोनी बसी होगी, अगर वो अवैध करार दी जाए या उसको फिर रिस्ट्रक्चर करके रीडेवलपमेंट पर लाया जाए, तो इससे पहले लोगों से राय ली जाती थी। लेकिन कैबिनेट ने मोहर लगा दी, अब राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक शुरुआत होती है और इसके साथ महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से मुंबई से नागपुर तक समृद्धि सड़क गई है, वो गढ़चिरौली तक जाएगी, जो बॉर्डर एरिया है तेलंगाना का। और गढ़चिरौली को इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाने की दिशा में फडणवीस बढ़ चुके हैं। बीच में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की किसी भी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे वहां से माल उठाया और आपने डॉकयार्ड मुंबई में लाकर खड़ा कर दिया। वहां से आप जहाज के जरिए दुनिया भर में माल भेज सकते हैं। दरअसल मैसेज यह है पहली बार कि पैसे के आश्रय, पूंजी के आश्रय डेवलपमेंट एक खास क्लास के लिए, एक खास तबके के लिए, एक कॉरपोरेट के लिए कैसे बनाया जाए और सब कुछ अपने अनुकूल कैसे कर लिया जाए, यह महाराष्ट्र की राजनीति का नया मंत्र है, जो क्या आंध्र प्रदेश में भी जाएगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश के भीतर चंद्रबाबू नायडू जिन रास्तों को निकाल रहे हैं, वो रास्ते चंद्रबाबू नायडू को ना सिर्फ वोट के तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी मजबूत करेंगे। और यहां तक कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी है और बता रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट का स्टाइल क्या होगा। वो जिस स्टाइल को बता रहे हैं, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, जो दिल्ली के कान खड़े कर दे रही है, दिल्ली की धड़कनों को बढ़ा रही है। क्योंकि दिल्ली जानती है वो 240 सीटों पर खड़ी है। जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू कमजोर हो जाएं। नीतीश कुमार भी एक वक्त सोचते थे और इंडिया गठबंधन को बनाने निकल पड़े थे और अगुवाई कर रहे थे इंडिया गठबंधन बनाने को लेकर। सबसे पहले ममता बनर्जी से मिले थे, फिर उसके बाद स्टालिन से मिलने गए थे, फिर मुंबई गए थे, शरद पवार से मिले थे, उद्धव ठाकरे से मिले थे, दिल्ली आकर मुलाकात उन्होंने की थी केजरीवाल से और खरगे साहब से। यह एक परिस्थिति है कि जो जहां मजबूत नजर आने लगे, और अगर आप उस पीरियड में एक झटके में चले जाइएगा तो यह सवाल आपके भीतर तुरंत खड़ा होगा, क्या नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में अब जब अलग थलग पड़ गए हैं और महत चेहरा भरे, उसके पीछे उनकी वो ताकत थी जो इंडिया गठबंधन को या कहें दिल्ली की सत्ता के विकल्प के तौर पर खड़ा कर रही थी? शायद हां। इसीलिए हमें लगता है चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा आइडिया है आंध्र प्रदेश को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, और वहां पर इन्वेस्टर्स कैसे आ जाएं, इसको जरा समझने के लिए उन्हीं का उस भाषण को सुना जाए जिसमें पीयूष गोयल की भी मौजूदगी है। And today in Andhra Pradesh, you don't have any problem with the land or ease of doing business. All clearances I am clearing real time. You don't have any problems also afterwards. No disturbance, I am assuring you. And at the same time, he announced to attract investment one more decision, escrow account for all your incentives. First state in India, I am announcing very soon I am going to start escrow account. You need not go to any investor or you need not go to any government officer. Directly once you sign, I will give you escrow account. Then automatically on that day you can get your money through bank. Even if necessary, I am going to implement sovereign guarantee also. This is the best way I can do it. Now for the last 18 months, we are able to attract $20 billion to create 20 lakh employment. Now I am expecting another 3 years time, $500 billion, that is $500 billion, to create 50 lakh employment, 5 million employment. Now with all policies available, global leaders are here. As our Honorable Minister has rightly mentioned, you come and invest in Andhra Pradesh, in India. We are prepared to come and invest in your countries also. जबरदस्त रफ्तार है चंद्रबाबू नायडू की विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, या कहें
वो इस हकीकत को जानते हैं कि किसी भी हालत में उनकी राजनीति का एक ही मंत्र है, पैसा आते रहना चाहिए, तभी वो राजनीति को साध सकते हैं। और अगर उन्होंने राज्य को एक बेहतरीन राज्य के तौर पर खड़ा कर दिया जो काउंटर करेगा महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, तेलंगाना को, तो फिर उन्हें कोई छू पाएगा नहीं। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि भारत की राजनीति में बीजेपी जिस तरीके से मोदी काल में बढ़ रही है और एक एक करके सबको धराशायी करती चली गई और अब कोई नेता सामने नजर आता नहीं है, और उस पर भी चुनाव आयोग की भूमिका या एसआईआर को लेकर जो सवाल स्टालिन और ममता के सामने है, वो सवाल अभी चंद्रबाबू नायडू के सामने नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लास्ट वार्निंग तो है, अल्टीमेटम तो है, रास्ता उन्हें दिल्ली के अनुकूल बनाना पड़ेगा। यानी अभी तक जो चीजें चल रही थी बिहार चुनाव से पहले, उसमें चंद्रबाबू नायडू जो चाहते थे वो उन्हें मिल जाता था, और इसी शर्त पर और भी मिलेगा। विशाखापट्टनम में नया एयरपोर्ट खुल रहा है, इस तरीके से अमरावती को खड़ा किया गया जो एक अपने आप में एक बेहतरीन राजधानी के तौर पर हो। आंध्र के भीतर जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भारत और बाहर के कॉरपोरेट को मिलाइएगा तो देश के दूसरे राज्यों के सामने वहां पर इन्वेस्टमेंट तकरीबन 72% ज्यादा है, 72% ज्यादा है। अब आप यहीं से कदम बढ़ाइए कि आखिर वो कौन सी राजनीति है दिल्ली की जो लास्ट वार्निंग भी दे रही है, और इन सब के बीच देश के अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी इससे पहले अपने बूते आ नहीं पाती, वहां पर वो अपने बूते आ पाए इसके रास्ते भी बना रही है। सटा हुआ है आंध्र प्रदेश से चंद फरलांग की दूरी पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के भीतर बीएमसी के चुनाव जनवरी में होने हैं। सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 74,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा बजट है। लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति को प्रभावित करती थी वहां पर उससे पहले महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था जिसका बिजनेस टर्नओवर लगभग 61,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने धीरे धीरे उस पूरी शुगर लॉबी और कोऑपरेटिव को जो इससे पहले महाराष्ट्र के नेताओं के हिस्से में जाती थी और उसके लीडर शरद पवार थे, उनसे उन्होंने छीन लिया है। यानी वो पूरी पैसे की लॉबी जो वोट बैंक भी खड़ा करती थी और डेवलपमेंट के साथ साथ बड़ी तादाद में राजनीतिक फंडिंग की दिशा में भी मदद करती थी, उस पर लगाम अब कोऑपरेटिव मंत्री ने लगा दी है। अगला सवाल है कि चूंकि एकनाथ शिंदे तो साथ है तो उन्हें किसमें उलझाया जाए। वो उलझे हैं जमीन के मसलों को लेकर, और शायद इस देश के भीतर सबसे ज्यादा कीमत कुछ है तो वो जमीनों की मुंबई के भीतर ही है। 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जो पर स्क्वायर फीट की जमीन है वो अलग अलग जगहों पर अगर बांटते चले जाइएगा तो इतनी कॉस्टली जमीन कहीं नहीं है। और उसको लेकर अब जो महाड़ा पर नया कानून ले आया गया कि जहां पर भी 20 एकड़ से ज्यादा जो भी कॉलोनी होगी उसको रीडेवलपमेंट के नाम पर जब अपने हाथों में लिया जाएगा तो वह पूंजी का एक अलग खेल है। यानी जितनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के नाम पर जो भी पैसा आएगा वह बीजेपी के हिस्से में ही आना चाहिए। यानी बीजेपी यानी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की लाइन कोई अलग होगी, सारे रास्ते आखिर में बीजेपी के लिए ही बन रहे हैं। इसीलिए इसका दूसरा हिस्सा बिहार में नजर आता है। बिहार में जो एक कानून के राज और सुशासन का जिक्र होता था, हम इसलिए कह रहे होता था क्योंकि अब बुलडोजर वहां चल चुका है। नई परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार जब भी रहे वो कानून के दायरे में रहे, उन्होंने पुलिस को कभी खुली छूट दी नहीं। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। और पुलिस को खुली छूट देने का मतलब सिर्फ अपराध पर नकेल कसना नहीं होता है, सिर्फ बालू माफिया या फिर खनन माफिया पर नकेल कसना नहीं होता है। मतलब होता है कि दरअसल राजनीतिक सत्ता जिसकी होगी वो कानून से एक झटके में ऊपर होगा। तमाम थानों में उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होगी नहीं। और इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के जरिए निकल कर भी आता है। इसीलिए बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार हाशिए पर है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर उद्धव ठाकरे हाशिए पर जा चुके थे। एकनाथ शिंदे इसी प्रक्रिया में उलझे रहे कि वो
मराठी मानुष का कैसे विरोध करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की नजरिया बिल्कुल साफ है। सुन लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की राजनीति बहुत साफ है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर उन्होंने बीएमसी पर कब्जा कर लिया, यानी बीजेपी अपने बूते बीएमसी पर कब्जा कर लेती है, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं बचेगी उस राजनीति को साधने की जिसको एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। और उन्हीं की राजनीति के इर्द गिर्द, वो राज ठाकरे हो, वो उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो, और गाहे बगाहे उसी तेवर में कभी कभी अजीत पवार भी नजर आ जाते हैं, लेकिन इसके कोई मतलब मायने बचेंगे नहीं। क्योंकि जब किसी राज्य को अगर इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां जमीन की पूंजी या जमीन की खरीद फरोख्त सबसे बड़ी पूंजी में तब्दील हो जाए, तो मान लीजिए कि वह राज्य अमूल्य हो गया है। महाराष्ट्र के भीतर मुंबई ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जमीनों का खेल सबसे व्यापक और बड़ा होता है, और उस पर कब्जे की लड़ाई अंडरवर्ल्ड से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को उसके दायरे में समेटती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का अगर यह हिस्सा है, तो दूसरा हिस्सा बिहार की राजनीति में जो गरीब है, चूंकि बिहार यूं भी देश का सबसे गरीब राज्य है, तो वहां पर गरीबी और मुफलिसी के बीच जो अतिक्रमण है वह तो यूं भी सड़क के किनारे झोपड़ी डालकर रहने का है, लेकिन वहां पर भी बुलडोजर चलाकर यह मैसेज कन्वे कर दिया गया कि अब बीजेपी की सत्ता आ गई है। इसका तीसरा बड़ा हिस्सा चंद्रबाबू नायडू से जुड़ता है, और चंद्रबाबू नायडू जिस राजनीति को साध रहे हैं, उनकी मदद वहीं तक होगी जहां पर बीजेपी का हस्तक्षेप उस राजनीति को अपने हाथ में लेते वक्त कोई रुकावट पैदा नहीं करे। बीजेपी ने कहा चंद्रबाबू नायडू के बेटे पटना जाएंगे, उन्हें पटना जाना पड़ा। वो जाकर कहेंगे जैसे चंद्रबाबू नायडू को लगभग 90% से ज्यादा जीत हासिल आंध्र में हुई है, वैसी ही जीत बिहार में होनी चाहिए एनडीए की, वैसी ही जीत मिल गई। अब उस जीत के बाद बिहार की परिस्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति और इन सब के बीच आंध्र की परिस्थितियों में 3 बड़े पेंच फंसे हुए हैं, जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू संभल रहे हैं या वो कोई निर्णय लेंगे। यह निर्णय तत्काल का नहीं है, यह निर्णय हड़बड़ी में लिया गया नहीं होगा, क्योंकि 1,40,000 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र से उन तक पहुंच चुके हैं अलग अलग माध्यमों से। दिल्ली में उनके अपने कॉरपोरेट का कोई भी काम जो होता है वो रुकता नहीं है। जो कॉरपोरेट कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हो, उसके लिए आंध्र प्रदेश के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और इन सब के बीच दिल्ली का संकट यह है कि क्या वाकई ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी जहां पर चंद्रबाबू नायडू अगर सत्ता में दिल्ली का साथ छोड़ते हैं और विपक्ष उन्हें लपक लेता है, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। इस मुश्किल की आहट खास तौर से एसआईआर के बाद से दिल्ली को सुनाई देने लगी है, और उन्हें लगने लगा है कि जब कर्नाटक विरोध कर रहा है, केरल विरोध कर रहा है, तेलंगाना विरोध कर रहा है, महाराष्ट्र के भीतर से छिटपुट आवाज है, उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, तमाम जगहों पर अगर आवाजें एसआईआर को लेकर उठ रही है, और यह सवाल बड़ा होते जा रहा है क्या वाकई वोटर लिस्ट भी बीजेपी कहीं अपने अनुकूल तो तैयार नहीं कर लेती है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के लिए अब वो एक लक्ष्मण रेखा है, वो उसे पार करें उससे पहले दिल्ली कोई फैसला ले उनके लिए, या इससे पहले दिल्ली फैसला ले वो कोई निर्णय ले ले। इन दो परिस्थितियों के बीच ऑपरेशन तो अपनी जगह शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन का नायाब चेहरा यह है कि इस वक्त अब दिल्ली कुछ देने को तैयार नहीं है।
दूसरा चेहरा यह है कि जो कॉरपोरेट चंद्रबाबू नायडू कहें दिल्ली में, उनके काम पर अब अमल उस तेजी के साथ नहीं होगा जो अभी तक होते रहा है। इसकी तीसरी परिस्थिति यह है कि जो बीजेपी का अपना राजनीतिक विचारधारा तो नहीं कहेंगे, एजेंडा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस रास्ते अब चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में चलना होगा जो अभी तक वह अल्पसंख्यक या कहें मुस्लिम हिमायती के आधार पर अपनी पॉलिसीज को बना रहे थे। और चौथा बड़ा सवाल यह है कि खास तौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वहां पर जो चंद्रबाबू नायडू नायाब प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें दिल्ली के बैठे हुए कॉरपोरेट वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं अपने शर्तों पर और केंद्र के अधीन। यानी यह भी पहली बार हो कि राज्यों में वैसी इंडस्ट्री लगे जिस पर केंद्र सरकार का सीधे दखल हो, और इस दिशा में सत्ता के करीबी कॉरपोरेट लग चुके हैं। यानी टकराव की बिल्कुल नई परिस्थितियां इस दौर में उभर चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है, यह कितना लंबा खींचेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई उससे पहले कोई बड़ा निर्णय कहीं चंद्रबाबू नायडू झटका देकर तो नहीं ले लेंगे, या फिर इस झटके की परिस्थितियों को जगाकर कुछ और वो केंद्र से जो चाहेंगे उन्हें मिल तो नहीं जाएगा। स्थितियां बिल्कुल ऐसी हैं जिसमें कौन पहला कदम उठाएगा, नजरें सबकी अब इसी पर टिकी हुई है। इंतजार दोनों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।